नमस्कार साथियों, स्वाध्याय भूगोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है वो किस लेवल का था, कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे, अनुमानित मेरिट लगभग कितनी जाएगी। तो पहले तो बात कर लेते हैं, पेपर का स्तर बहुत ही अच्छा था। हर साल या पूर्व में जो आए गए पेपर थे उनसे कुछ हटकर था, जिनकी कुछ फैक्ट की भी तैयारी थी और समझने वाले क्वेश्चन की भी तैयारी थी, वही अच्छे क्वेश्चन निकाल पा रहा है। अब है कि पेपर है, हमने टेस्ट सीरीज जो चलाई थी उस टेस्ट सीरीज के अंदर से कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाया गया था उस पे भी अपन चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन बात करते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन आए गए, कुल 140 क्वेश्चन थे। उनमें से टेस्ट सीरीज में से 115 क्वेश्चन आए हैं। 115 में से 100 से अधिक क्वेश्चन तो एकदम सीधे सीधे जिनसे सीधा आंसर मिल रहा है, और 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आप यदि थोड़ा सा सोच समझ के करो तो वो क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हो। तो 115 क्वेश्चन है 140 में से स्वाध्याय भूगोल के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चलाई गई थी उसमें से मिल रहे हैं। यदि पूर्व में चलाई गई टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन जो स्कूल व्याख्याता की जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी उसमें से 115 क्वेश्चन के आसपास 115 क्वेश्चन है एग्जैक्टली वो मिल रहे हैं। वो यहाँ पर आपको आरपीसी का पेपर और किस शेड्यूल में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था टेस्ट सीरीज में वो दिया हुआ है। तो अपन बात करेंगे कि कौन सा आरपीसी का क्वेश्चन नंबर था जो शेड्यूल में से कहाँ से उठाया गया था। आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, कि जैसे ऑप्शन टेस्ट सीरीज में दिए गए थे उनमें से वैसे के वैसे ही ऑप्शन डाले गए हैं। तो 100 से अधिक तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आए, और 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आप उनके आधार पे आंसर निकाल सकते हो। 2 क्वेश्चन मिला के ऐसे क्वेश्चन है जिनसे पूछे गए हैं। अब अपन बात करते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाया गया था। तो पहला क्वेश्चन आरपीसी के पेपर में था, पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एलसी किंग। यहाँ पर क्वेश्चन आया पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत किसने दिया? किंग ने दिया। इधर यहाँ पर मिलाने वाले क्वेश्चन में एलसी किंग, पहाड़ी ढाल चक्कर का सिद्धांत, यहाँ पहाड़ी ढाल विकास किस सिद्धांत के निर्माण से संबंधित था? तो पेडी प्लेन के निर्माण से संबंधित था। तो यहाँ के आधार पे भी पकड़ा जा सकता है। यहाँ तो 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रदेश विश्व के शराब या वाइन उद्योग के हृदय के रूप में भी जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। अब रिशेड्यूल 21 में क्वेश्चन नंबर 19 दिया था कि किस कृषि प्रदेश को विश्व के शराब उद्योग का हृदय कहा जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश को। फिर ये क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में तापीय विवेदना की संकल्पना हेली के द्वारा दी गई। तो यहाँ पर दिया है एशियाई मानसून की उत्पत्ति के लिए तापीय संकल्पना का प्रतिपादित किसने किया? तो एडमंड हेली ने किया था। फिर तापीय विवेदन की संकल्पना भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाती। चाहे कोई सी भी संकल्पना आप पढ़ोगे, चाहे गतिक संकल्पना पढ़ो, चाहे जेट स्ट्रीम की संकल्पना पढ़ो, चाहे अल-नीनो की संकल्पना पढ़ो, किसी भी संकल्पना पढ़ोगे तो सभी जो मानसून से संबंधित संकल्पना है वो क्या समझा रही है? भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझा रही है कि कैसे उत्पन्न होता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो ये नहीं, कोई सी भी यदि तापीय संकल्पना हो या गतिक संकल्पना हो या आईटी जेड की संकल्पना हो
दक्षिणी दोलन की संकल्पना, वो सारी भारतीय मानसून की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। कब तेज रहेगा, कब कमजोर होगा, कैसा स्थिति है, तो सभी में ये लागू होगी। तो व्याख्या भी हो रही है, तो यहां पर ये दिया हुआ था। फिर आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खनन क्षेत्र में सही सुमेलित है? तो पेट्रोलियम लुनेज। अब देखो यहाँ पे गुरुम हिसानी लोएस से संबंधित था, ये मिलाया हुआ है। फिर यहाँ पे सिंगरौली कोयले से संबंधित है, सिंगरौली कोयले से संबंधित है। कौन कौन सी जगह है शहडोल जिले में? तो ये कोयला क्षेत्र दिया हुआ था। फिर ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो लुनेज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है लुनेज। तो ये शेड्यूल नंबर 30 के 77 नंबर क्वेश्चन, शेड्यूल नंबर 20 से 39 और 68 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आरपीसी का 4 नंबर क्वेश्चन। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? तो फाई सागर अजमेर में है, मांडल ताल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, फतेह सागर उदयपुर में है, और गेब सागर डूंगरपुर में। अब ये डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, लेकिन इन झीलों के बारे में अलग अलग जगह दिए हुए थे। जैसे यहाँ पे गेब सागर कहाँ पे है? डूंगरपुर में है, इसके बारे में दिया था। तो इसके आधार पे भी आप क्वेश्चन पकड़ सकते थे कि सबसे दक्षिण में गेब सागर है, इनमें बाकी चारों ऑप्शन में गेब सागर दक्षिण में नहीं दिया गया है। इजी क्वेश्चन था, आराम से थोड़ा बहुत सोच के करने वाले सब लड़कों के ये क्वेश्चन सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश तेल क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सऊदी अरब का जो घावर क्षेत्र है, वो घावर क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है। फिर कुवैत का बरगान दिया हुआ है, कुवैत क्षेत्र का बरगान तेल क्षेत्र यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसके आधार पे आपको दो ऑप्शनों में से काटना था, तो ईरान का गजरन भी ठीक है, कथित ये है वो सही नहीं है इराक से संबंधित, तो ये आंसर था। तो इसमें से दो ऑप्शन आपके टेस्ट सीरीज से मिल रहे हैं। इसके आगे अपन निम्नलिखित में से कौन सा मेसोपोटामिया नगर है? तो देखो आगे, निम्न में से कौन सा मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर था? अब यहाँ पे सबसे बड़ा नगर तो उर था, लेकिन ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं वो मेसोपोटामिया के दिए कि इन चार में से बड़ा कौन सा है? तो ये चारों मेसोपोटामिया है। यहाँ पर एक पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में कौन सा नगर है, मेसोपोटामिया का इनमें से कौन सा नगर है। फिर अपन बात करते हैं, प्रकृति की में सीमित संख्या के अतिथियों के लिए लगी हुई है, और जो बिना बुलाए मेहमान होंगे उनको अवश्य भूखा रहना होगा। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित उक्त कथन किसका है? तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस का है। और यहाँ पर ये सेम टू सेम शेड्यूल 46 का 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, माल्थस यही परिभाषा ये चीज दी हुई है। फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, विशेषक अपर्दन का परिणाम है। अब विशेषक अपर्दन के परिणाम से संबंधित हमने क्वेश्चन दिए थे, लेकिन ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं थे। अन्य जो विशेषक अपर्दन के जो बढ़ने वाले कारक प्रतिरूप थे उनसे संबंधित क्वेश्चन दिया गया था, तो ये क्वेश्चन नहीं आया था टेस्ट सीरीज से। फिर ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के सारे ऑप्शन है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अकवाली सतुकुई तांबा से संबंधित, रामपुरा अगुचा सीसा जस्ता से, जगपुरा बुकिया सोना से, मांडो की पाल फ्लोराइड से, और सबला लोहारा लाइमस्टोन से। तो यहाँ पर देखो ये सबला लोहारिया दिया हुआ है। खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में है। फिर यहाँ पे देखो रामपुरा अगुचा किससे संबंधित है? सीसा जस्ता से संबंधित है, दिया हुआ है। डूंगरपुर की मांडो की पाल किस खनिज से संबंधित है? ये दिया हुआ है। फिर आगे इसी में ये क्वेश्चन आनंदपुरा बुकिया गोल्ड से संबंधित है, ये दिया हुआ है। फिर देखो ये खेतड़ी सिंगाना कोहल मंधान अकवाली ये किस तांबा क्षेत्र के हैं? तो झुंझुनू के हैं, ये भी
दिया हुआ है। सीसा जस्ता से संबंधित ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन कौन से सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो रामपुरा आगुचा यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो 4-5 क्वेश्चनों में ये दिए हुए हैं, वहां से उठा के मिला के ये क्वेश्चन पढ़ाया गया। तो सारे ऑप्शन अपने हैं वो टेस्ट सीरीज से मिल रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्ल रिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। ईश्वरीय उद्देश्यवादी विचारधारा था, भूगोल का मानव केंद्रित दृष्टिकोण था, लेंडर कुंडे की अवधारणा वो शुद्ध भूगोल का समर्थक नहीं था। तो यहाँ पे देखो उद्देश्यवादी उपागम किसने दिया है, तो कार्ल रिटर ने दिया है। कार्ल रिटर से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, तो मानव को केंद्र मानकर भूगोल का अध्ययन, इसका मतलब मानव को केंद्र दृष्टिकोण किसने दिया है, इसी ने दिया। भूगोल अध्ययन की नियतिवादी भूगोलवेता रहे हैं। फिर भूगोल के अध्ययन की आगमन पद्धति निगमन पद्धति दी थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे के हिसाब से यदि देखा जाए तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर टेस्ट सीरीज से मिले हुए हैं। डाडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला में है। तो यहाँ पे देखो ये दादा बेटा नीलगिरी से मिलाया हुआ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मिलाया हुआ है। तो रीशेड्यूल 9 में भी दिया हुआ है और शेड्यूल नंबर 17 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन, मनोरंजन और सेवाओं से संबंधित कार्य जाना जाता है। तो सब के पहले कह रहे थे कि इसमें चतुर्थ क्रियाकलाप होगा, और जब हमने टेस्ट सीरीज में डाले थे तब भी कईयों के कॉल आए थे कि नहीं सर ये गलत डाल रहे हो, लेकिन आरपीसी ने भी ये तृतीयक व्यवसाय आंसर माना था। यहाँ पर तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में सम्मिलित है, तो यहाँ पे सेवाएं और व्यापार है। लेकिन देखो यहाँ पे मनोरंजन और प्रशासन से संबंधित कार्य जाना जाता है, तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो ये पूरा सेम टू सेम जो टेस्ट सीरीज है वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। अगला क्वेश्चन ये दिया था, अब इससे संबंधित सारी चीजें टेस्ट सीरीज में मिल रही हैं। जैसे यहां पर ये चित्र देखा जाए तो ये चित्र में बीच में दरार का मतलब है कि पार्श्व विस्थापन कितना है, पार्श्व से ये दूरी कितनी हो रही है। और यहां का मतलब होता है कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ये पार्श्व विस्थापन, ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन। ये जो धरातल से कोण होता है डीप, ये होता है ऊपरी कोण उन्मनन। तो यहाँ पे देखो ये तो होता है पार्श्व शेप, ये पार्श्व शेप, ये है पाथ या अपन कह सकते हैं थ्रो, ये नति और ये डीप। इन चीजों के बारे में यहां पर बताया है। भ्रंश तल के ऊर्ध्व के साथ कोण क्या कहलाता है, ये ऊर्ध्व के साथ जो कोण है वो क्या कहलाता है, तो हेज हेड यहाँ पे दिया हुआ है। भ्रंश तल के सारे चट्टानों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊपरी विस्थापन ये कितना है, ये थ्रो दिया हुआ है, ये थ्रो दिया हुआ है। और ये जो ऊपरी कोण है वो हीव कहलाता है। ये पार्श्व शेप है वो हीव कहलाता है। तो वापस बात करते हैं कि ये जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन कहलाता है, ये पार्श्व क्षैतिज विस्थापन या पार्श्व शेप कितना है, ये नति कहलाता है, ये उन्मन कहलाता है। ये चारों चीजें है अपन देखा जाए तो इसमें मिल रहा है। जो पाथ है वो कौन सा है, तो ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन थ्रो पाथ कहलाता है। ऊपर की ओर विस्थापन कितना हो रहा है वो पाथ कहलाता है। तो ये बी से 1 मिलेगा और ये सी से ये 2 मिलेगा। और यदि अपन 1 से बात करें तो ये 3 नंबर पार्श्व, ए में पार्श्व शेप आ जाएगा, बी में पाथ आ जाएगा, या इसको कहेंगे थ्रो, या पार्श्व शेप को हीव कहें, पार्श्व शेप को हीव कहें, या पाथ को अपन थ्रो कहें। तो ए में तो है पार्श्व शेप, बी में है थ्रो या पाथ,
सी में है नती या डीप, और डी में है उन्मन, उन्मन या हेज। तो यहाँ पे उन्मन या हेज की बात करें, ऊर्ध्व के साथ, भ्रंश तल के ऊर्ध्व के साथ हेज बात आ रही है। ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है, थ्रो है, थ्रो है, ये आ रहा है। फिर यहाँ पर एक नीचे क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसमें भी ये चीज बात आ रही है कि सतह वलन के कारण उत्पन्न भूमि का कोण या ढाल की दिशा को सूचित करता है। तो ढाल की दिशा को जो सूचित करने वाला कोण है वो क्या कहलाता है, नति कहलाता है। तो ये ऑप्शन भी सारे के सारे अपने टेस्ट सीरीज में दिए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये अपने टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ था, कि वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के तैयार इस्पात के निर्यात में कमी आई है। क्यों कमी आई है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील की कम कीमतों के कारण निर्यात का लाभांश कम हो गया। तो कथन और कारण दोनों से ये व्याख्या भी हो रही है। अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें पृथ्वी की भू आकृतियों को समझने में मदद करता है। फिर गहराई के साथ तापमान प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर से बढ़ता है। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से कम होता है, नहीं अधिक होता है। पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाले उल्कापिंड सूचना के प्रत्येक स्रोत, इस एक लाइन को छोड़कर तीनों लाइन सही है। तो ए, बी और डी इसमें आंसर सही हो रहा है। अब देखो यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है? तो 32 मीटर दिया हुआ है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से यहाँ पर बड़ा होता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 2 का 15 नंबर में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? अगर प्रत्येक स्रोत है, उल्काएं अप्रत्यक्ष स्रोत, भूकंप की किरणें अप्रत्यक्ष स्रोत है, गुरुत्वाकर्षण। तो ये क्वेश्चन जो सेम टू सेम इससे पूरा मिल रहा है। फिर अपन बात करते हैं पुस्तक। बच्चे पूछ रहे थे कॉरिडोर्स ऑफ टाइम कहाँ से सर, किताबों में नहीं दी हुई, दी हुई है। ऑथेंटिक किताबों बुक्स पढ़ोगे तो उनमें दी हुई है। चारों ऑप्शन जो बुक्स वाले हैं वो हमने टेस्ट सीरीज में डाले थे। कोस्मोस है हम्बोल्ट की, अर्ड कुंडे रिटर की, वोल्कर कुंडे रेडजेल की, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम फ्यूलर की। यहाँ पे देखो कोस्मोस अर्ड कुंडे यहाँ पे दी हुई है। वोल्कर कुंडे की पुस्तक है रेडजेल, 115 नंबर, शेड्यूल 28 का 115 नंबर क्वेश्चन है, ये 30 नंबर है, मिला लेना। फिर यहाँ पे 111 नंबर शेड्यूल 47 का 111 नंबर क्वेश्चन है, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम में सामाजिक संगठन एवं अतीतकालीन राजनीतिक व्यवस्था का सभ्यता का दर्शन कराया। ये पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? प्रोफेसर फ्यूलर ने। तो ये सेम चारों बुक है वो आपके टेस्ट सीरीज में दी हुई है। ये शेड्यूल नंबर 38 के 2 क्वेश्चन है, ये शेड्यूल नंबर 47 का क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज से में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन, एक स्केटर आरेख में दाएं निचले कोने से बाएं की कोने तक बिंदुओं को सरल रेखीय व्यवस्था, आपको चित्र बना के क्वेश्चन दिया। दाएं नीचे से बाएं ऊपर, दाएं नीचे से बाएं ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऋणात्मक से संबंध होगा। और जब मैंने यूट्यूब पे क्लास ली थी उनमें भी इनके बारे में खूब चर्चा की थी कि यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, बार बार उठाते हैं। फिर सतत पोषण विकास से संबंधित बर्टलैंड रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1987 में। और देखो शेड्यूल नंबर 24 का 36 नंबर दिया, हमारा साझा भविष्य से संबंधित बर्टलैंड रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? 1987 में। तो सेम क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने फारस साम्राज्य के सूसा सारडी तक के महान राजमार्ग को स्पष्ट रूप से वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? हेरोडोटस था। इसके दोनों जो चित्र है वो दिए हैं, देखो ये कहाँ कहाँ इसने मार्ग दर्शाए हैं, उनके भी जो मार्ग दर्शाए हैं उनके चिन्ह और शहरों के सारडिस और सूका ये दिया हुआ है। और फिर ये चित्र देखे आगे वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है, 3 क्वेश्चन दिए थे उनमें 92-93 में, इसमें रीशेड्यूल 18 में पूछा गया वापस किसका है? तो हेरोडोटस का है। मिलान करना, आंसर चेक करना कि क्या दिया हुआ है। तो ये हेरोडोटस का, ये शहर
ये चित्र में कौन सा मार्ग है, किसके द्वारा है, तो हेरोडोटस के। तो ये जो सार्डिस, कार्थेज, इनमें से 2 लाइन आपके इसमें 2 शहरों के नाम इसमें दिए हैं। बाकी हमने जो 4 शहर लिख के दिए थे उनमें से 2 दिए हैं। ये चित्र में किस विद्वान ने दिखाए हैं और कौन कौन से शहर की कहाँ कहाँ है, यहाँ तक पूछा है तो उसमें से ये पूछा गया है। फिर चंबल 65 तथा मंगला उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज है, गेहूं के है। तो यहाँ पे देखो राजस्थान में बोई जाने वाली गेहूं की प्रमुख किस्म नहीं है, तो इसमें भी आपके है में दिया हुआ है चंबल 65। तो ये क्वेश्चन भी आपके सेम टू सेम है, एक मंगला उच्च नहीं है, लेकिन इससे आप आंसर बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें देवास परियोजना के 3रे चरण में चंद्राई बांध का निर्माण किया गया, ये सही नहीं है। बाकी ये अपने टेस्ट सीरीज में से नहीं था, ये नहीं दिए गए थे। फिर राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम नहीं है। तो 3 में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में 100 से कम है, चूरू में नहीं है। तो यहाँ पे देखो इन 3 में से बाड़मेर ऑप्शन आया है। फिर अगला क्वेश्चन, चट्टानों से संबंधित दिए गए कथनों में नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन कीजिए। आग्नेय चट्टान प्राथमिक या रवेदार होती है, तो ये लाइन सही है, अपने टेस्ट सीरीज में भी दी हुई। लोहे से एक अवसादी चट्टान और रवेदार, रवेदार तो आग्नेय होती है, तो ये लाइन गलत है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, तो इसका मतलब 3 लाइनें दी हुई है, तीनों अपने आग्नेय सेल प्राथमिक सेल है, ये दिया हुआ है। सर्वप्रथम आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। फिर देखो प्राथमिक, अब रवेदार की बात करते हैं, तो इसमें रवेदार और दानेदार होती है, आग्नेय चट्टान रवेदार और दानेदार होती है, ये लाइन भी दी हुई है। फिर लोहे से एक अवसादी है, ये गलत है, लेकिन रवेदार है वो कौन सी होती है, आग्नेय, और परतदार होती है वो अवसादी होती है, परतें या जोड़ पाए जाए। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, तो कौन सी कायांतरित चट्टान है, तो संगमरमर दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया था। संगमरमर परिवर्तित रूप है, ये भी पूछा किससे परिवर्तित, चूना पत्थर से है, किसका कायांतरित रूप है, कौन सी परिवर्तित कायांतरित चट्टान नहीं है। तो इसमें देखो नाइस, स्लेट, संगमरमर तीनों कायांतरित है, लेकिन लोएस नहीं है, तो लोएस किससे है, अवसादी चट्टान ने। और जो यहाँ पे देखो इसमें इसके आधार पे भी और वहां से मिल रहा है कि आग्नेय चट्टान कठोर होती है, सही है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, परतें तो अवसादी में पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टान रवेदार और दानेदार होती है, तो रवे पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में संधियां जोड़ निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में कम पाए जाते, तो यदि संधियां जोड़ की बात करें तो वो अवसादी में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका भूगर्भिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न किस देश में लोएस का अधिकतम भंडार है। तो ये अपने टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ था, लेकिन आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कारक है। ये पूरा अपने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। अब जिन्होंने पढ़ रखा है उन्होंने आराम से इसको सही कर दिया है कि विवाह स्थगन, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध एवं भूखमरी, वो कह रहा है कि जनसंख्या हर 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ज्यामितीय दर से बढ़ेंगे, संसाधन अंकगणितीय दर से बढ़ेंगे, फिर उसमें संतुलन आएगा। वो संतुलन क्यों आएगा, क्योंकि लोगों की सोच परिवर्तन होगी, विवाह स्थगन करेंगे, विवाह की उम्र बढ़ाएंगे, फिर प्राकृतिक आपदाएं आएगी तो वापस जनसंख्या कम हो जाएगी, युद्ध होंगे, भूखमरी होगी, इनके कारण जनसंख्या कम होगी। तो इस बात पर उस सिद्धांत की आलोचना में पढ़ो आप कि उसकी आलोचना किस बात पे होती है, कि लोग कहते हैं कि जो वर्तमान में जो कृत्रिम निरोधक साधन है उनकी बात उसने परिवार नियोजन के कारण जो नसबंदी है और कृत्रिम जो साधन है जिनसे जनसंख्या नहीं बढ़ती है उनके बारे में उसको ज्ञान नहीं था, तो उनकी उसने कहीं पर भी चर्चा नहीं की। तो ये एक लाइन गलत है, बाकी तीनों लाइन सही है। तो ये चीजें भी अपने कि युद्ध भूखमरी है, प्राकृतिक आपदाएं, विवाह स्थगन है, वो सारी चीजें अपन ने टेस्ट सीरीज में दी हुई थी।
सकारात्मक और निवारक प्रतिबंध की बात हो रही है। निवारक प्रतिबंध अनैतिक संयम था। विवाह स्थगन को महत्व दिया जाता है, ये दी हुई बात। जनसंख्या निगम सकारात्मक अवरोध कौन सा नहीं है, तो सूखा पड़ना, युद्ध, भूखमरी ये सकारात्मक है, विवाह में देरी नकारात्मक है। फिर मालदास के अनुसार निम्न कौन सा उपाय जनसंख्या वृद्धि का निवारक अवरोध नहीं है, इस यहाँ बात हो रखी है। फिर देखो ये प्राकृतिक कौन से हैं, कृत्रिम कौन से हैं, यहाँ पर इसमें सकारात्मक अवरोध कौन से हैं, वो नकारात्मक पढ़े थे, ये सकारात्मक दिया हुआ है। यहाँ कौन सा उपाय निवारक अवरोध नहीं है, यहाँ पे प्राकृतिक कौन कौन से हैं ये बात हुई है। विलंब, विवाह, सारी चीजें दी हुई है। तो ये पूर्णतः टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था। मलबा नियंत्रण ढाल कहलाता है सरल रेखीय ढाल, और किस ढाल को मलबा नियंत्रण ढाल कहते हैं, तो सरल रेखीय ढाल को। शेड्यूल नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 है। टेस्ट सीरीज में देखना, आंसर मिलाना, सेम आपको मिलेंगे इनके आंसर, क्योंकि टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें टेस्ट सीरीज के साथ आपको आंसर की भी दी हुई है, तो वो मिलाओगे तो आपको सेम है। निरपेक्ष आर्द्रता प्लस आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100 कहलाती है सापेक्ष आर्द्रता। आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे दिए थे जो मैंने यहाँ नहीं लगाए कि आर्द्रता सामर्थ्य 80 है, सापेक्ष निरपेक्ष आर्द्रता 60 है, तो उनका प्रतिशत कैसे कितना आएगा, आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2-3 दिए गए थे कि निरपेक्ष आर्द्रता इतनी है, आर्द्रता सामर्थ्य इतनी है, तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी, तो 100 से गुणा करके ये निकालना होता था, ये दिया हुआ था। टेस्ट सीरीज में आप देखना 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो इस प्रकार के डायरेक्ट ये नहीं, लेकिन कि निरपेक्ष आर्द्रता इतनी है, सापेक्ष आर्द्रता इतनी है, तो निरपेक्ष आर्द्रता इतनी है, आर्द्रता सामर्थ्य इतनी है, तो सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करना है, तो ये सूत्र बनाओगे तभी आप सापेक्ष आर्द्रता निकाल पाओगे, और वो दिया है। और इसके बारे में सापेक्ष आर्द्रता से अभिप्राय क्या है वो भी दिया हुआ है कि वो भी आपको दिया हुआ है कि किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा मतलब और इसी तापमान में पूर्णतः संतृप्त के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के बीच अनुपात है। तो से जो अनुपातिक आता है वो वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु में उसी मात्रा था उसी तापमान आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है, तो प्रतिशत 100 से निकला जाता है, तो ये सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि सही थोड़े से पढ़े हुए हैं, तैयारी की हुई थी, तो ये लगभग सबका सही था। अब यहाँ पर क्वेश्चन था पंजाब हरियाणा के पारंपरिक चावल उत्पादक क्षेत्र है नहीं है, और ये लाइन यदि किसी को पता थी तो वो सही कर सकता था, क्योंकि ए और ए ये तो इसका मतलब बी और सी होगा। अब देखो पंजाब हरियाणा पारंपरिक चावल उत्पादक क्षेत्र नहीं है। हरित क्रांति में 1970 के बाद में यहाँ पे चावल की कृषि प्रारंभ हुई। गेहूं हिमालय की उच्च भूमियों में वर्षा पर आधारित फसल है। यदि आपने एनसीईआरटी तैयार की है तो उसमें लिखा हुआ है भारत में 2 जगह कि भारत में हिमालय क्षेत्र और मालवा के पठार में मालवा क्षेत्र के अंदर गेहूं है वो वर्षा आधारित है, सिंचाई पर आधारित नहीं है। मालवा में वर्षा सर्दियों में नहीं होती है तो भी वो सिंचाई पर आधारित नहीं है, और हिमालय की उच्च भूमियों में भी सर्दियों में वर्षा नहीं होती है तो भी वो सिंचाई पर आधारित नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय के अंदर उच्च भूमियों में बर्फ से पिघला हुआ जल उसको मिलता रहता है, और मालवा के पठार में इसलिए गेहूं में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वहां पे वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है और काली मिट्टी वहां पर पाई जाती है जिसमें आर्द्रता रखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वहां पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में चाय के बागान की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी, ये भी लाइन सही। तो ये 2 लाइनें सही थी, ये गलत थी। और यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है पंजाब व हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है, ये लाइन होती तो सही होता। ये अपने शेड्यूल नंबर 22 में 92 नंबर क्वेश्चन पे दी हुई है। और
देखो हरित क्रांति के अंदर हरियाणा पंजाब में सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 के दशक में प्रारंभ की गई। तो ये लाइन अपने दी हुई टेस्ट में, उसके आधार पे आप आंसर सही कर सकते थे। फिर अगला, मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय इसके विभिन्न आयामों को भारिता दी जाती है। तो 3 है, 3 को 1/3 1/3 दी जाती है। तो ये आपके यहाँ पे मानव विकास सूचकांक 3 आयामों पर आधारित है। तो इसका मतलब प्रत्येक का हिस्सा 1/3 1/3 होगा। फिर ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखो शुष्क पश्चिमी मैदान ये दिया हुआ है, तो पश्चिमी भाग में कौन सी, ये लगभग सबके 100% लड़कों के तो सही है। पश्चिमी शुष्क मैदान में कौन सी होगी, रेतीली होगी। रेतीली होगी। अब आदर दक्षिणी पूर्व में कौन सी होगी, काली होगी। तो आप इसको आराम से मिला के आंसर निकाल सकते हैं। ये देखो हाड़ौती के पठार में पाए जाने वाले मर्दा कौन सी है, काली है। राजस्थान में अधिक अनुनाली का अपर्दन कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में होता है। मुख्यतः जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे रेतीली बालू मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है, ये दिया हुआ है। तो वो दिशा के आधार पे आप आंसर आराम से इसका सही निकाल सकते थे। भी एक से ही निकल रहा है, पश्चिमी शुष्क पश्चिमी मैदान रेतीली मिट्टी, और ये एक इसी में दिया हुआ है। तो ये एक ही पता था थोड़ा सा, तो ही आराम से आपका आंसर सही था। सूरा घाट एक है, भी अवस्थिति है। तो ये क्वेश्चन देखो लड़के बोल रहे थे कहाँ से आया है, सर बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन देखो आपको टेस्ट सीरीज में शेड्यूल 25 में दिया है। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है मध्य अरावली में। तो भूगोल के सभी स्टूडेंटों को ये पता है कि घाट और दरा एक ही चीज होती है, लेकिन ये कहाँ पर किस जगह है वो पता नहीं था। तो देखो ये मध्य अरावली का ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्री शेड्यूल 25 का 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देखना आपको मिल जाएगा। फिर ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सोचने वाले इनको क्वेश्चनों को पढ़ा है तो आराम से सही कर सकते हैं। व्यक्तियों के मानस में वातावरणीय प्रतिबंध होते हैं, व्यवहार सही है। ऐसे प्रतिबंधों को शोधकर्ता द्वारा परिशुद्धता से पहचाना जा सकता है, सही है। वातावरणीय प्रतिबंधों व्यक्ति के निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंध नहीं होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं। तो वो तो वातावरण की परिस्थितियों प्रतिबंधों के आधार पे ही निर्णय लेते हैं। तो ये लाइन गलत है, इसके आधार पे ए और बी सही है। और ये व्यवहारात्मक पर्यावरण से तात्पर्य है, ये दिया हुआ वास्तविक जैसी प्रकृति में है। पर्यावरण के फलन के रूप में मानव का व्यवहार, तो ये चीज मिल रही है। व्यवहारवाद का मूल दर्शन सांस्कृतिक घटना क्रिया विज्ञान जो मूल्य निरपेक्ष है, आगे देखना यही चीज एक बार और आई हुई है क्वेश्चन में, आगे वहां पर ये नहीं लगवाए हैं। तो ये चीज मूल्य निरपेक्ष है, यहाँ पे सापेक्ष की बात नहीं कर रहा, वो आगे सापेक्ष वाली लाइन लिखी है ये यहाँ पे। और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को अपूर्ण मानता है, मूल्य निरपेक्ष है और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को अपूर्ण मानता है। ये बात एक क्वेश्चन में और पूछी गई आगे। व्यवहारवादी मान्यताओं एवं धारणाओं का प्रचार प्रसार भूगोल में अर्थशास्त्र के मत है। फिर देखो यही चीज यहाँ पे क्रिया संज्ञान प्रक्रिया पर आधारित है, संज्ञान लेकर। तो ये कौन सा है, तो ये व्यवहारवादी है। दर्शन शास्त्र में स्थित जिसमें अर्थ ज्ञान समस्यापूर्ण स्थिति समाधान और समायोजन के संदर्भ में उनके कार्यों को परिभाषित किया गया है, व्यवहारवाद। तो ये लाइनें आपको यहाँ पर मिल रही है, इनसे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर और दिया हुआ है कि ये चीज व्यवहारवाद से संबंधित है। विकास मात्रात्मक क्रांति के विरोध स्वरूप हुआ, अध्ययन किया जाता है, व्यवहारवाद से संबंधित था। विकास 1970 में हुआ। तो ये चीजें दी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन, डोल ड्रम बेल्ट के अस्तित्व का मुख्य कारण है। ये लगभग सभी लड़कों के सही था, भूगोल के स्टूडेंट है, भूगोल थोड़ी बहुत पढ़ते हैं। ये ठंडे प्रदेशों में है, तो डोल ड्रम पेटी कहा जाता है विषुवत रेखीय पेटी को। तो इसके आधार पे भी सही, ये ए तो गलत हो ही गया। तो ए भी देखो, ए इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है। ये चीज भी आपको पता थी कि डोल ड्रम पेटी किसको कहते हैं,
विषुवत के निम्न वायुदाब की पेटी को कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ उस तापमान होता है, न्यून वायुदाब होता है, वायु शांत होती है, इसीलिए तो डोलड्रम कहा जाता है। ये सारी चीजें शांत पेटी की नहीं है, उस तापमान होता है, संवहनीय धाराएं होती है, विक्षेपण वायु विक्षेपण नहीं होता है, वायु शांत रहती है यहाँ पे। फिर देखो शांत मेखला किसको कहते हैं, विषुवत रेखी को कहते हैं। फिर देखो यहाँ पे और क्वेश्चन दिया हुआ है, डोलड्रम निम्नलिखित में किसके मध्य होती है, 10 से 5, ये 5 से 5 के मध्य। फिर देखो यहाँ पे और दिया हुआ है, किस वायुदाब पेटी डोलड्रम भी कहते हैं, तो विषुवत रेखा निम्न वायु, विषुवत रेखा निकट समुद्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है, उच्च तापमान रहता है, उच्च आर्द्रता रहती है, संवहनीय वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डोलड्रम पेटी एक क्षेत्र है निम्न दाब और शांत अवस्था का, ये दिया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्बी एंगलोंग का भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, तो ये असम में है। और आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान का भाग, प्रायद्वीप भारत का भाग है। तो राजस्थान में अरावली वाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इसका भाग है, तो यहाँ पे दिया। मेसोजोइक युग के समय भारतीय मरुस्थल क्षेत्र समुद्र के नीचे था। तो प्लास्टोसीन युग से पूर्व की बात करें तो राजस्थान के मरुस्थल में समुद्र था। और ये क्वेश्चन 2016 में फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, उसमें बढ़ाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए उसको डिलीट किया गया था। फिर पूरे भारतीय तट पोर्ट हार्बर के विकास के लिए अनुकूल है। अपन पढ़ते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पे जितने भी बंदरगाह है वो सारे प्राकृतिक हैं और पूरी तट पे कृत्रिम बनाए हुए हैं, एक विशाखापट्टनम को छोड़कर। तो इसका मतलब पूरी तट पे है वो बंदरगाह बनाने में, पोर्ट बनाने में मुश्किलें आती है, अनुकूल नहीं है। पश्चिमी तट पे अपने आप प्राकृतिक रूप से ही आपको पोर्ट मिलेंगे। रीची द्वीप समूह अरब सागर में है, नहीं बंगाल की खाड़ी में है, इसलिए आप इस हिसाब से ए और बी आपके इसमें सही हो रहा है। ये कार्बी एंगलोंग का पठार किस राज्य में है, ये दिया हुआ है। भारतीय तट पर सामान्यतः अच्छे बंदरगाह की कमी है। भारतीय तट का प्राय सीधी और सपाट है, लेकिन यदि दोनों तटों में तुलना की जाए तो पूरी तट पे है वो कृत्रिम बंदरगाह है, पश्चिमी तट पे है प्राकृतिक। फिर ये सारे ऑप्शन दिए हैं। हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति नुनाटक है, सही है। पवन द्वारा निर्मित निक्षेपित, ये निक्षेपित नहीं अपर्दन जन्य है। पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति यारडांग है। हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपित भू आकृति केम है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी स्थलाकृति अपरदनात्मक भूरूप नहीं है, तो देखो यहाँ पे अपर्दन से नहीं है तो वो केम नहीं है, निक्षेपात्मक में पड़ी जाती है। ये तीनों अपरदनात्मक में है, नुनाटक दिया हुआ है, और केम है इसका मतलब वो निक्षेपात्मक। मरुस्थल की अवशिष्ट गिरी जो कटाव होने के बाद में, अपर्दन होने के बाद में अवशेष बचता है, उसे क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। तो ये पूछा हुआ। यारडांग बनने का प्रमुख कारण है वायु अपर्दन दिया हुआ है। फिर हिमनद के अगर भाग में हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप ढेर के रूप या टीले के रूप में हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, केम कहते हैं, ये पूछा है। फिर अगला क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, किसने सीमाओं को राजनीतिक समभार रेखाओं के माना है, तो एंसेल है। यहाँ पे देखो ये सेम परिभाषा एंसेल की दी हुई है। फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत के प्रतिपादन में सहयोग करने वाले भूगोलवेताओं का समूह है। तो क्षेत्रीय एक रूपता का सिद्धांत एस.बी. जोन्स ने दिया था और डी विटलसी, हॉटसन और गोटमैन तीन के विचार मिलाए गए थे। तो ये चार विद्वान है। देखो यहाँ पे संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जोन्स ने। क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत में जिसका समन्वय हुआ वह है, कौन है, तो विटलसी, हॉटसन और गोटमैन। जोन्स ने कब दिया था, ये भी दिया हुआ 53 में दिया है। तो ये फिर देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मध्यकालीन लक्ष्य के अनुसार कुल प्रजनन दर में किस प्रतिस्थापन तक स्तर तक लाना था, तो मध्यकालीन 2010 की तो 2.1 प्रति महिला
है, तो ये भी दिया हुआ है 2.1। कुल प्रजनन दर कब तक 2.1 तक लाना का लक्ष्य रखा गया है, तो 2010 तक रखा गया है। और यहाँ पर देखो और दिया हुआ है कुछ प्रजनन दर, ये क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ था। वी आकार की गाठी का खड़ा ढाल उदाहरण है, तो उसमें जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय जो बढ़ते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में नहीं डाला था। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत में क्रम से न्यूनतम अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, तो ये दोनों दो क्वेश्चन। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, तो इसके हिसाब से दोनों मिल रहे हैं। फिर ऊपरी वायु में व्यापारिक पवनों के तापमान व्युत्क्रमण साधारणतः जुड़े होते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म प्रतिचक्रण, देखो चक्रवात में नहीं है, जेड धाराओं में नहीं है, ये गर्म हवाओं के ऊपर ठंडी, तो प्रतिलोमन तो तब होगा कि जब ऊपर गर्म होगी नीचे ठंडी होगी, तो यहाँ पर यह आंसर हो रहा है प्रतिचक्रण। अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन लगभग, निम्नलिखित में से किस स्थिति में यांत्रिक प्रतिलोमन उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। प्रतिलोमन में भी जो अपन अलग अलग वर्गीकरण पढ़ते हैं, संपर्कीय प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन, उनमें यांत्रिक प्रतिलोमन कहाँ बनेगा, वो आंसर दिया है प्रतिचक्रवाती स्थिति में। प्रतिचक्रवाती स्थितियां कहाँ बनती है, मध्य अक्षांशों में। उपोषण उच्च वायु दाब क्षेत्र में बनती है, तो ये दिया हुआ है। भारत का मरुस्थलीकरण भूमि अवनयन एटलस 2016 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो इसरो के द्वारा किया गया। अब देखो यहाँ पे ये तो यहीं तक पूछ रहा है कि भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन एटलस 2016 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा किया गया। लेकिन इसरो ने भी राजस्थान में कहाँ विमोचन किया था, वो पूछा जाए तो ये भी दिया कि राजस्थान के किस संस्थान में इसरो, अहमदाबाद ने, किसने विमोचन किया है, इसरो ने किया है, अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया। तो यह क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया। लेकिन राजस्थान का पूछा जाता तब आफरी हो जाता कि राजस्थान में कहां विमोचन किया गया, विमोचन किया गया कहां पर किया गया, तो किस संस्थान में किया गया, तब आफरी आ जाता। लेकिन यहां पे देखो ये क्वेश्चन से ही बना लिया कि इसरो ने, किसने किया, इसरो ने किया है। फिर देखो ये डायरेक्ट विनिपेग शहर है, जिनको पता है कि गेहूं मंडी है, कनाडा में है। अब कनाडा कहाँ पर है, मध्य अक्षांशों में स्थित, तो मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु है वो पाई जाती है कनाडा में। तो जिनको ये पता था विनिपेग कहाँ है, कनाडा में है, वो ही आंसर इसका सही कर पाया था। डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन हमने नहीं दिया था कि विनिपेग कहाँ है, लेकिन ये गेहूं पेटी के बारे में, विनिपेग के बारे में दिया था हमने, गेहूं पेटी है। फिर इनके ये इन भागों में मध्य अक्षांशों में किस प्रकार की घास की पेटियां पाई जाती है, तो मध्य अक्षांशों में स्टेपीज घास की पेटियां पाई जाती हैं। स्टेपीज है, पंपास है, ये दिए में आगे स्टेपीज है, मध्य अक्षांशी घास के मैदान। तो स्टेपीज में निम्न नहीं, मध्य अक्षांश, निम्न अक्षांशों में तो यदि है तो वो समाना प्रकार की होती है। तो ये मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, तो ये दिया हुआ है पंपास स्टेपीज मध्य अक्षांशी घास के मैदान है। कौन सा कहाँ पे है, प्रेरीज कनाडा में है, तो उनको स्टेपीज भी कहा जाता है। तो ये घास की से निरस एक रूपता, ऊंचे वृक्ष न होने, शीतकाल में अतिशय ठंडक एवं शुष्कता की विशेषता वाले प्रदेशों में वर्णित किया जाता है स्टेपी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेश के रूप में। अब स्टेपी किसमें है, तो मध्य अक्षांशों में। पंपास और स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। हेलोक्लाइन मंडल का संबंध है डायरेक्ट दिया हुआ है लवणता से, तो यहाँ पे भी निम्न में से कौन सी महासागरों में तीव्र परितोनाली लवणता परत से संबंधित है हेलोक्लाइन, तो लवणता को हेलोक्लाइन, तापमान की जो परत होती है थर्मोक्लाइन, और घनत्व में परिवर्तन वाली परिवर्तन होता है उसको पाइकोक्लाइन कहते हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी, इसमें सन पूछा है 1976। यहाँ पे पहली जनसंख्या नीति घोषणा कब की, तारीखें पूछ गई है, तो देखो ये
म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए भारत के राज्यों का सही समूह है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये लग रहे हैं। यहाँ पे असम का नहीं लग रहा है, मेघालय का नहीं लग रहा है, यहाँ पे असम नहीं लग रहा है, यहाँ पे त्रिपुरा की नहीं लग रही है म्यांमार से। तो यहाँ पे देखो ये राज्य पूछे गए, कौन कौन से 4 राज्य है जो म्यांमार के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मेघालय नहीं है, उस हिसाब से ऑप्शन सेट है, 4 में से एक मेघालय अलग करना है। तो देखो इसमें भी 2 नंबर दिया हुआ है मेघालय का, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन ये सेम टू सेम मिला है। फिर दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा प्रणाली का क्रम सही है। ये देखो शेड्यूल नंबर 14 में सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली क्रम सही है। शेड्यूल नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 72 देखो, दक्षिणी विषुवतीय धारा, ब्राजील धारा, अंटार्कटिका ड्रिप और बेगुला धारा ये है। और यही आंसर इसमें देखो कहाँ पे, दक्षिणी भूमध्य सागरीय धारा, ब्राजील धारा, पश्चिमी प्रवाह और बेगुला धारा। सेम टू सेम ऑप्शनों को ऊपर नीचे किया है और सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया। राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन किससे संबंधित है। ये टेस्ट सीरीज में नहीं दिया, बाकी इन्फोटेक आईटी से संबंधित है, ये वस्त्र से संबंधित नहीं है। विलास और लासी सहायक नदियां हैं, पार्वती की है। ये डायरेक्ट रूप से इस प्रकार क्वेश्चन नहीं दिया गया था, लेकिन उसमें विलास और लासी कहाँ की सिंचाई परियोजना है ये दिया हुआ था, 12 की। और 12 में इनमें से जो नदी है चंबल, कालीसिंध और कोठारी, इनमें से केवल पार्वती नदी है वही बहती है। उस हिसाब से आप आंसर सही कर सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया था। आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चीका, दोमट दोनों प्रकार की मृदाएं मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने, ये मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में मिलती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में, भीलवाड़ा सिरोही जिलों में, अजमेर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। लाल पीली के बारे में, लाल पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर जिलों में पाई जाती है। तो देखो यहाँ से ही आपका पूछा गया है भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मृदा। बाकी लाल पीली मृदा का निर्माण के बारे में और चीजें बताइए, लेकिन आपका एक ही चीज से आंसर सही हो रहा है कि भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो आपका आंसर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखो, रीशेड्यूल में से 22 है, 43 है और क्वेश्चन आपको दिया गया। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है। तो लासी 12 में है, अभी पहले ही बात की थी, वो दिया हुआ था। और काली तीर धौलपुर में। बाकी रेवा है वो झालावाड़ में, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, रेवा झालावाड़ जिले में है, प्रतापगढ़ में नहीं है। फिर प्लेन टेबल सर्वेक्षण में त्रिपाद स्टैंड की ऊंचाई है 1.75 है। ये हमने टेस्ट सीरीज में नहीं करवाया था, नई क्वेश्चन दिया था ये बाकी उसी लड़के का सही है जो इस चीज को रट के गया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, लेकिन कई बार फैक्ट वाली चीजें भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनको एक जो परीक्षार्थी होता है उसका गलत करवाना होता है। भारत का प्रथम मास्टर प्लान किस शहर के लिए तैयार किया गया था। आंसर मुंबई माना गया है। कुछ किताबों में मुंबई दिया हुआ है, कुछ में दिल्ली दिया हुआ है। मेरे हिसाब से तो 2 क्वेश्चन इन पेपर में यदि ज़्यादा जोर लगाया जाए तो डिलीट हो सकता है। तो एक ये भी है क्योंकि कुछ किताबों में मुंबई की जगह दिल्ली भी दिया हुआ है और कुछ में मुंबई दिया हुआ है। तो इस हिसाब से यदि ज़्यादा एग्जामिनर बोर्ड में वहाँ पे जोर रहे तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन ही है जो चेंज हो सकते हैं या डिलीट। तो उनमें से एक तो ये क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकता है क्योंकि इसमें दिल्ली भी दिया हुआ है, मुंबई भी दिया हुआ है बुक्स में। एक क्वेश्चन और है जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, वो भी चेंज हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। यमुना। तो यहाँ पे निम्न खंडों में किस एक में यमुना नदी का जल अत्यधिक प्रदूषण भार के कारण हरा सूप कहा जाता है। देखो दिल्ली और आगरा के मध्य,
फिर इसी को अपने प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना। यही पूछा गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, संबंध होता है z बराबर 2m माइनस 3x। देखो z बराबर 3m माइनस 2x। निम्नलिखित में से किन दबाव पेटियों का निर्माण क्रमशः गतिक और तापीय कारणों से हुआ है? तो गतिक कारण से तो उपोष्ण उच्च वायु कटिबंध है, और तापीय कारणों से ध्रुवीय उच्च वायु दाब है। क्योंकि ये देखो वापस गतिक है, लेकिन ये भी गतिक है, फिर ये तापीय है तो ये गतिक है, फिर ये तापीय है तो ये भी तापीय है। तो इस हिसाब से ये है, और इसमें दिया हुआ कौन सी पेटी तापजन्य है, कौन सी पेटियां गतिजन्य है, उसके हिसाब से आराम से आप आंसर सही कर सकते हो। फिर देखो ये सेम टू सेम, ये 4 पूछे गए थे, हमने 5 दिए थे, ये हमने 5 दिए हैं। एक्स्टोथर्मल जो 5 नंबर में है वो है। फिर माइकोथर्मल ये आ गया डी। ज़ेरोफाइट ये बी आ गया। फिर मेगाथर्मल ए आ गया, और मेसोथर्मल सी ना। ये सही है, तो ये सेम टू सेम ऑप्शन ये यहीं से, ये 500 दिए थे, इनमें से 4 यहाँ पर दिए हैं। कैंडोल की वनस्पति मंडल, कोपेन का नामांकन, ये तो ये सेम 5 में से 4 उठा के यहाँ डाले गए। फिर निम्नलिखित कौन सी भू आकृति प्रवाहित जल द्वारा निर्मित नहीं है? अवनमित कुंड है, जो जहाँ पे जलप्रपात का जल गिरता है, नीचे जो खड्डा होता है उसे अवनमित कुंड कहते हैं। फिर गार्ज कैनियन, गार्ज का है और कैनियन लगभग सेम ही है, उसका विकसित गार्ज का विकसित रूप कैनियन होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये 3 नदी द्वारा निर्मित है। टोन झील किसके द्वारा है उसके बारे में खूब दिया हुआ है। टोन झील सरक झील से बनती है, 123 नंबर क्वेश्चन फुल पेपर में दिया हुआ है। किससे बनती है? तो हिमनद के अपर्दन द्वारा, निक्षेप द्वारा नहीं, अपर्दन के द्वारा बनती है। कहाँ बनती है? जो सरक होता है उसके तलहटी में बनती है। तो यहाँ पे भी देखो टोन झील सरक निर्मित होने वाला लघु पर्वत सरोवर है, ये दिया हुआ है, ये हिमनद द्वारा है। तो इसके द्वारा भी आपको टोन झील है वो हिमानी द्वारा निर्मित है, जल के द्वारा निर्मित नहीं है, आंसर मिल रहा है। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को भूधर से जीवन चरित्र माना जाता है? अस्तित्ववाद। ये हमारा टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ था। फिर वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुसार यदि दोनों कच्चे माल बाजार से दूर निश्चित स्थान पर प्राप्त होते हैं और दोनों शुद्ध होते हैं तो उद्योग की स्थापना कहाँ होती है? बाजार के निकट। ऐसे सारे प्रकार के क्वेश्चन, एक मिलेगा दूसरा कहाँ है, तो वो सारे क्वेश्चन डाले हुए थे। उद्योग स्थापित कहाँ होगा यदि कच्ची सामग्री सर्वत्र सुलभ है? ये थोड़ा यहाँ उठाने में गलत क्वेश्चन उठ गया। बाकी ये सारे प्रकार के क्वेश्चन है कि एक कच्चा माल सर्वत्र होगा, एक शुद्ध होगा, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन वहां पे डाले हुए हैं। फिर निम्नलिखित में से किसने समुद्र तल परिवर्तन पर जोर देते हुए प्रवाल भित्ति निर्माण के स्थल स्तर सिद्धांत का समर्थन किया? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन चेंज होगा और मेरे हिसाब से इसमें मरे होगा। दिल्ली का हिमनद नियंत्रण का सिद्धांत है जो प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित है, और यहाँ पे स्तर स्थल सिद्धांत, हिम नियंत्रण सिद्धांत वो दिल्ली का दिया हुआ है, स्तर स्थल मरे का दिया हुआ है, हिम नियंत्रण दिल्ली का दिया हुआ है। तो ये सिद्धांत, ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक तो औद्योगिक प्रथम नगर जो नियोजन बना था भारत में दिल्ली या मुंबई वाला, वो क्वेश्चन डिलीट होगा और इसमें आंसर चेंज होने का चांस है मेरे हिसाब से। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है जो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? स्थानिक संगठन भी है, क्षेत्रीय विभेदन भी है, उत्तर आधुनिकवाद भी है। ये देखो आगे मैं बात करूंगा, एक क्वेश्चन में ये इनका क्रम पूछा है, स्थानिक संगठन, स्थानिक विभेदन, उत्तर आधुनिकवाद का। ये मानव भूगोल से संबंधित मैंने क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे मानचित्र प्रक्षेपण नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी बात लिखी हुई है,
मानव भूगोल उन सभी पक्षों को सम्मिलित करता है जिनका संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है। एक तो ये मानव भूगोल में भौतिक भूगोल शामिल नहीं होती है। मानव भूगोल मनुष्य उसके पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। मानव भूगोल परिवर्तनशील भूतल पर मानवीय परिघटना विषय व्याख्या संबंधित। भूगोल मानव भूगोल मानचित्र कला के तकनीक विषय सम्मिलित नहीं होते हैं। मानचित्र कला सम्मिलित मानव भूगोल में नहीं है। यहाँ पे देखो आगे वाले क्वेश्चन में और बात आई है। ये भूगोल के उन समस्त हिस्सों का वर्णन करता है जो पूर्णतः भौतिक पर्यावरण से या मानचित्र कला से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे मानचित्र प्रक्षेपण नहीं आएगा। और इनका भी क्रम आगे का क्वेश्चन स्थानिक संगठन स्थानीय विभेदन और इनका क्रम का भी पूछा हुआ तो वो भी दिया हुआ है। तो इसके अनुसार कुल आंकलित वन क्षेत्र वर्ष 2021 की 10 टिशें राजस्थान में। तो देखो 2021 की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये सेम टू सेम क्वेश्चन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार भी दिया हुआ है। तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ और बारां वाला तो ये दोनों क्वेश्चन सेम दिए हुए थे। 21 की 10 से पूछा है हमने, 23 और 21 वाला दोनों दिया हुआ है, दोनों में यही क्रम है तो कुछ क्रम चेंज नहीं था। फिर ब्रोग प्रणाली संबंधित थी मध्यकालीन यूरोपीय नगरों, मध्यकालीन यूरोपीय नगरों में नगर नियोजन से। ये क्वेश्चन 2018 वाला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था 20 में हुआ था उसमें भी आया था सेम टू सेम। और एक बार और भी आया था ब्रोग प्रणाली नगर की किस अवस्था से संबंधित है, नगर नियोजन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी सेम टू सेम डाला था, वो मेरे को मिला नहीं, लेकिन लड़कों ने कई बार मेरे को से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा था कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो ये डाला हुआ है, मेरे को नहीं मिला। लेकिन ये इससे संबंधित क्वेश्चन देखो ये और दिया हुआ नगर नियोजन से संबंधित मध्यकालीन यूरोपीय नगर से। फिर देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य नई जनसंख्या नीति 2000 संबंधित है। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर, गर्भावस्था से संबंधित महिलाओं को मृत्यु दर 100 प्रति लाख कम करना, कम से कम 80% जनन चिकित्सालयों की परिधि में जो संस्थागत चिकित्सालय है उनमें संपन्न कराना, कुल उत्पादकता दर में 2.1% लाना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 80% संस्थागत पर 100% व्यक्ति पर 2010 तक कुल प्रजनन दर का प्रतिस्थापन 2.1 से कम करना। फिर यहाँ पे देखो प्रति 1 लाख पर जीवित जन्मों का मात्र मृत्यु दर 100 से कम करना, ये दिया हुआ है। फिर देखो ये चीज 2.1 लाना है। फिर यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा बढ़ा दिया हुआ। तो सारे ऑप्शन 2-3 क्वेश्चनों को मिला के यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये देखो टेस्ट सीरीज में शेड्यूल नंबर 46 का 83 और 86 नंबर क्वेश्चन है। ये शेड्यूल नंबर 46 का 13 और 47 नंबर क्वेश्चन है। रुको और जाओ नियतिवाद के प्रतिपादक थे गिरफिट टेलर। तो देखो यहाँ पे भी रुको और जाओ अवधारणा किसने दी थी, गिरफिट टेलर। शेड्यूल नंबर 34 का 56 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऊपर कहाँ से आरपीसी का कौन सा क्वेश्चन है आपको मिलाना है, तो ये नंबर है, प्रत्येक के शेड्यूल नंबर लिखे हुए हैं और क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। क्या आपको लगे कि नहीं ऐसे उठा के दे दिए, तो आप पहले टेस्ट सीरीज चली है, अब आपके पास में उनके पेपर भी है, तो आप चेक कर लेना कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आरपीसी में आए हैं और वो टेस्ट सीरीज में भी दिए हैं, क्योंकि आपके पास में उनके प्रिंट है। तो कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है वो टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, आपके पास में उनके प्रिंट है। उनमें से वापस मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो मिलान करना कि कौन सा क्वेश्चन शेड्यूल नंबर दिया हुआ है, प्रत्येक का क्वेश्चन नंबर भी डाला हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं। यदि कथनात्मक मापक 1 इंच बराबर 2 फलनांक बतलाता है तो प्रतिनिधिक भिन्न होगा। तो देखो ये सेम टू सेम ही उदाहरण, जैसे उदाहरण मिलते नहीं है गणित के क्योंकि संख्या चेंज करनी होती है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रदर्शक भिन्न 1:15,840 निम्न में से कौन सा सही होगा, तो ये दिया हुआ है 1 इंच बराबर 2 फलनांक। देखो उसमें क्वेश्चन था, इसमें आंसर है, इसमें क्वेश्चन है वो वहाँ पे आंसर है। बाकी इसकी तो इस टॉपिक की तो मैंने यूट्यूब पे क्लास भी ली थी, उसमें भी बताया था।
भारत में विषयक मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? अब देखो, राष्ट्रीय मानचित्रावली विषयक मानचित्र संगठन, इसका आप इंग्लिश बनाओगे तो नामटो। मानचित्रावली जो विषयक संगठन है, विषय को इंग्लिश में कहते हैं थेमेटिक, तो वो देखो दोनों इक्वेशन, नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? क्या मतलब इसमें यहीं से ये विषय आपको देके शॉर्ट में दे दिया, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि नामटो है वो किससे संबंधित है? विषयक मानचित्र बनाना है, तो इसके नाम में ही है राष्ट्रीय मानचित्रावली विषयक संगठन किसका है? नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, 1956 में। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? अंत्य क्रिया का मॉडल एस.सी. केरी सम्मिलित है। फुटकर गुरुत्वाकर्षण का रेली ने दिया था। अलगाव बिंदु पीडी कन्वर्स ने दिया था, जिसका मतलब उल्टा दे दिया दोनों, रेली और पीडी कन्वर्स। यहाँ पे देखो अलगाव बिंदु पीडी कन्वर्स दिया है, फुटकर गुरुत्वाकर्षण है वो रेली ने दिया है। गुरुत्व या अंत्य क्रिया का मॉडल, देखो अंत्य क्रिया का मॉडल केरी ने दिया, सेकेंद्रीय खंड बर्गेस ने दिया। तो ये क्वेश्चन यहां से दिया हुआ है। शेड्यूल नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 49। वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र है। एक ये क्वेश्चन भी विवादास्पद है, क्योंकि जो पीछे फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन पेपर हुआ था उनमें इसका आंसर अलग माना गया, फाइनल आंसर की में भी अलग माना गया। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है उसमें वापस अलग माना, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में जो आंसर माना गया वही यहाँ माना गया। इसका मतलब जो पेपर की बनाने वाला वो एक ही व्यक्ति है, जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर में की बनाई है वही बना रहा है, वही क्वेश्चन है। और उत्पादित वस्तु का कुल भार और श्रम लागत जो अभी आंसर माना गया है, और पहले ये माना गया था श्रम लागत और उत्पादित वस्तु का कुल भार। तो ये क्वेश्चन भी कुछ यदि अच्छी रिट लगे है तो चेंज हो सकता है या डिलीट हो सकता है, क्योंकि किताबों में ये भी अभी माना वो भी दिया हुआ है, और पहले माना था वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी न्यूनतम परिमेय लागत, श्रम लागत और निर्मित माल के कुल भार के अनुपात को किस नाम से जानते हैं, ये भी आया है। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता एकरूपतावाद के सिद्धांत से संबंधित है? हटन था, मैन हटन था, और ये दोनों इसके समर्थक थे, प्लेफेयर और लेल। और इनमें से दो के बारे में दिया गया, मैंने कब पहले पढ़ाया था तब तीनों को क्या था, हटन ने दिया था एकरूपतावाद। एकरूपता किसने परिमार्जित करके वैज्ञानिक, तो दो तो सीरीज में दिए हुए थे, तीसरा इसमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन तीनों ही है इसमें से। फिर टेलर के अनुसार निम्न कौन सी प्रजातियां 75 से अधिक शीर्ष सूचकांक रखती है? तो देखो 75 से अधिक या 77 से कम तो एक निग्रो है, 77 से काकेसाइड है, और 81 से अधिक मंगोलाइड है। अब यदि आप बात करोगे प्राचीन से नवीन की ओर क्रम की बात करते हैं, तो प्राचीन प्रजातियों की खोपड़ी लंबी होती थी और नवीन प्रजातियों की खोपड़ी चौड़ी होती थी। तो प्राचीन प्रजातियां निग्रो है, उनकी सिर की लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। और जो नवीन प्रजाति है सबसे नवीन, उसका सिर चौड़ा होता है, लंबा कम होता है। तो जैसे मंगोलाइड आप चीन के लोगों को देखोगे तो वो स्थिति बात आ रही है। अब काकेसाइड दिया हुआ है, तो काकेसाइड की उप प्रजातियों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। नार्डिक और अल्पाइन काकेसाइड के ही उपभाग है, और ये यहाँ पे दिए हुए हैं। भू संतुलन की सम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रेट का सिद्धांत पलवन के नियम पर आधारित है। ये लाइन पलवन का नियम कौन किसने दिया था? ये दिया हुआ एरी ने दिया था, तो ये लाइन गलत है। फिर देखो प्रेट के स्तंभ जितना बड़ा होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा, नहीं। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, प्राट की बात। अब ये एक लाइन, दो लाइन दी हुई थी, ये दो नहीं दी हुई थी। प्रेट ने सर्वेक्षण में कालीनपुर के बुर्ज गुरुत्वाकर्षण के अंतर 10 सेकंड से अधिक 15 पॉइंट कुछ माना था, वो है।
अब ये टू सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं। सिनेस्ट्रल भ्रंश, तो भ्रंश के बाईं ओर 2 नंबर, फिर व्युत्क्रम भ्रंश एक दूसरे के आमने सामने, फिर सामान्य भ्रंश विपरीत दिशा में, और भ्रंश तल के दाईं ओर डेक्सटर्नल। तो इस एक से ही डेक्सटर्नल से ही पकड़ा जा रहा है। क्यों? तो आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों खंडों के प्रतिकूल दिशा में सरकते हैं उसे कहते हैं। सेम लाइन प्रतिकूल शब्द आया है यहाँ पे। फिर जब भूखंड में दरार पड़ने पर एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, आमने सामने खिसकते हैं, वो भी पूछा है। जब सेल संचलन बाईं ओर होता है तो देखो सिनेस्ट्रल भ्रंश दिया है, जब बल के दाईं ओर होता है तो उसे कहा जाता है डेक्सटर्नल। तो ये चारों को मिला के एक जगह जोड़ दिया गया, चारों 101, 102, 9 और 10। ये क्वेश्चन शेड्यूल नंबर 5 में दिए हैं और उनको आपस में जोड़ के ये एक क्वेश्चन बनाया गया। ज्वार द्वारा उत्पन्न धाराएं जब जल डमरू मध्य अथवा खाड़ी से गुजरती है तो जानी जाती है ज्वारीय तीव्रता कह सकते हैं, या ज्वारीय रेस कह सकते हैं, या ज्वारीय दौड़ कह सकते हैं। और लड़कों की मांग आई कि ज्वार भाटे वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तब मैंने यूट्यूब पे 2 घंटे का ज्वार भाटे का टॉपिक पढ़ाया था। उनमें से आप देखना, जो 1 घंटा 30 मिनट से लेकर 1 घंटा 35 मिनट के बीच में, वहां पर मैं इस बात पे चर्चा की है और इस बात के बारे में बताया है कि ज्वारीय दौड़ क्या होती है और ज्वारीय भीति क्या होती है। उनमें अंतर बताया था कि ज्वारीय दौड़ तो संकीर्ण खाड़ियां होती है, उनमें होती है ज्वारीय भीति है वो ज्वार नदमुख पे होती है। और यहाँ पे खाड़ी के बारे में पूछा है तो ज्वारीय रेस वाला आंसर सही होगा। भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश भाग की समवर्षा रेखा के मध्य है। तो ये टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट नहीं दिया था, लेकिन जो व्हाट्सएप का चैनल है उसमें लड़कों को ये स्वाध्याय भूगोल जो है ऑफलाइन बैच है उसमें ये शेयर किया गया था कि आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो इसको भी देखना है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है। तो देखो वहां से ये क्वेश्चन उठा लिया गया था। ये सेम मैप शेयर किया था कि यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, लिखा हुआ है, तारीख लिखी हुई है। तो ये कब जून में पेपर से कुछ समय पहले ही शेयर करके बताया कि इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है और वो उठाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्दियों में बाढ़ आती है? तमिलनाडु में। शीत ऋतु इसमें कौन से राज्य में बाढ़ आने की संभावना रहती है? तमिलनाडु। सेम दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन था। किसने कहा मकान सड़कों के लिए मिट्टी का उपयोग अनुत्पादक है? जीन ब्रोनसेंस ने। ये टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन नहीं था। वेबर के अनुसार किसी भी पदार्थ या उत्पाद हेतु समान परिवहन लागत की रेखा कहलाती है आइसोटेम। ये जब मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला था तो खूब लड़कों ने परेशान किया था, सर आइसोडोपेन ही होगी, आइसोटीम नहीं होगी। लेकिन अब आरपी से नहीं आइसोटीम माननी है भी। उसमें दिया हुआ देखो, कच्चे माल, शेड्यूल नंबर 43 का 125 नंबर क्वेश्चन देखो, कच्चे माल या तैयार माल। आइसोडोपेन तो होती है कुल परिवहन लागत, कुल परिवहन लागत जहां पे न्यूनतम होती है, जिसमें कच्चे माल वाली भी आ जाती है, तैयार माल, दोनों को मिलाकर जो न्यूनतम होता है वो आइसोडोपेन होता है। दोनों को मिलाकर कच्चे माल प्लस तैयार माल की परिवहन लागत आइसोडोपेन। इसमें यह है, इसका मतलब दोनों में से एक ही बात हो रही है, कच्चे माल या तैयार माल, दोनों की अलग अलग पूछा जाए तो उसको आइसोटीम कहते हैं। तो पदार्थ और उत्पाद हेतु समान परिवहन लागत रेखा कहलाती है तो आइसोटीम। और यह जब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला गया था तो खूब लड़कों ने मैसेज किए थे, खूब विवाद था, नहीं सर आप गलत बता रहे हो। तो फिर उनको कुछ ऑथेंटिक बुकों की चीजें भेजी गई थी, तब वो माने कि नहीं सही है। और जो उन्होंने मान लिया उनका सही हो गया, नहीं माना उनका सही नहीं हुआ।
संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किन स्थानों का समूह निजी क्षेत्र में जहाज निर्माण एवं उद्योग के लिए जाना था? वर्जीनिया, कर्न, मिसिसिपी, ये है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज में नहीं दिए गए। फिर निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्षवाद भूगोल की विषय ये अनुभव पर माना? देखो, अनुभव भी कहा जाता है। ये आदर्शवाद का और अधिनायकवाद का विरोध है। इसकी स्थापना अगस्त काम्टे ने की। अगस्त काम्टे द्वारा की गई है प्रत्यक्षवाद। फिर पॉजिटिविज्म, मतलब इंग्लिश में नाम दिया हुआ का दर्शन किसमें विश्वास नहीं करता है? अनुमान पर नहीं, अनुभव पर। फिर वस्तुपरकता पे, तथ्य पर, सत्य पर। इसीलिए तो सत्य तथ्य की बात होती है। जो आदर्शवाद की बातें होती है वो सत्य और तथ्य नहीं होती, ये विरोधी है, अधिनायकवाद का विरोध करता है। जो आदर्शवाद पर आधारित बातें होती है, व्यक्ति खुद करता नहीं लेकिन बातें आदर्शवाद की करते हैं, तो ये उन चीजों का विरोधी है कि जो प्रत्यक्ष है, अनुमान पर नहीं, अनुभव पर आधारित है, तथ्य है, जो सत्य है, वस्तुनिष्ठ है, उन्हीं पर ये विश्वास करता है। अगस्त काम्टे की विचारधारा है। हरित क्रांति का लाल मुखौटा संदर्भित है ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि से, तो ये टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ था। महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे देखो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है रोजवुड, महोगनी, एबोनी। तो 1, 2, 5 ये आंसर। वेबर के अतिरिक्त अन्य किस भूगोलवेत्ताओं ने औद्योगिक अवस्थिति के लिए अवस्थित त्रिभुज प्रस्तुत किया था? इजार्ड ने। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसमें इसलिए नहीं दिया कि ये वेबर का ही सिलेबस था, अन्य का था नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं डाला। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डाला था, फर्स्ट ग्रेड वाले में ये नहीं डाला गया। राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें निम्नलिखित में किस भूगर्भीय काल के? तो राजस्थान में हमादा यदि बात करें तो जैसलमेर शहर के चारों ओर पहाड़ी वाला भाग है वो कहलाता है, छप्पन का पहाड़ कहलाता है, बाड़मेर का हमादा। जो पठारी भाग होता है और मरुस्थल में जो पठारी भाग है वो जैसलमेर और बाड़मेर में है। और यहाँ पे पूछा जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर। जिनको पता था जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर बाड़मेर में है, और जिनको ये पता था कि पूरी जुरासिक युग है वो लगभग बाड़मेर जैसलमेर में ही है। और हमादा की चट्टानें, हमादा मरुस्थल होता है जो चट्टानी होता है, हमादा, रेग और इर्ग। जो पथरीला कंकड़ीला होता है वो तो रेग, और पूर्णतः रेतीला होता है वो कहलाता है इर्ग कहलाता है। तो जैसलमेर बाड़मेर, जैसे बीकानेर है, चूरू है, वहां पे तो पूर्णतः इर्ग है, वहां पे कोई पठारी भाग नहीं है, हमादा नहीं है। नागौर में कुछ पठारी भाग नहीं है, रेग है, कंकड़िया पत्थरा है। जोधपुर के आसपास में भी रेग है। पठारी भाग या हमादा कहाँ पे है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में है, और वो जुरासिक युग, एओसिन युग में से संबंधित है, ये दिया हुआ है। भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित में से कौन सी कमियां हैं? अंतर फसल असंतुलन हुआ है, क्योंकि चावल है, सॉरी गेहूं और चावल पे ही ज्यादा फोकस रहा, बाकी फसलों में कम। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और गंगानगर, सॉरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पंजाब हरियाणा में तो चने का उत्पादन हरित क्रांति के बाद में कम हो गया, तो अंतर फसल असंतुलन हुआ। क्षेत्रीय समानताएं, हरियाणा पंजाब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, जहाँ पे हरित क्रांति के कारण। अब हरित क्रांति आई तो मशीनीकरण हुआ, तो क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी। पहले पूरा काम मनुष्य मानव श्रम से होता था, मशीनों से हो रहा था, बेरोजगारी बढ़ी। पारस्परिक असमानताओं में वृद्धि हुई। जिनके पास में जमीन थी, सक्षम थे, मशीनरी खरीद सकते थे, वो भी पैसे वाले हो गए, और जो गरीब है उनको बेरोजगारी के कारण और गरीब होते गए। तो इस प्रकार की असमानताएं हरित क्रांति में रही, ये दिया हुआ है। गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं, क्षेत्रीय समानता बढ़ी, खाद्यान्नों की आयात में कम, छोटे और मोटे बड़े कृषकों की आय में असमानता हुई। तो इस प्रादेशिक संतुलन कम हुआ, कम नहीं बढ़ा है। तो ये चीजें दी हुई थी टेस्ट सीरीज में, इनमें से क्वेश्चन उठाया गया। फेनमैन के भूगोल परिधि में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो भौतिकी नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ था,
बाकी भूगोल की परिधि किसने दी थी, फेनमैन ने दी थी। ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट सीरीज में। हमने इस प्रकार भूगोल की परिधि फेनमैन, ये आंसर इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनाया गया था। वॉन थुनेन के सिद्धांत के अनुसार एक किसान का लाभ निम्नलिखित में से किन चरों पर निर्भर करता है, जिसको ये सूत्र के पी का मतलब कर्षक का कुल लाभ या लगान कहे, वो लगान कहे वो, फिर भी वस्तु का विक्रय मूल्य, परिवहन लागत, और इसका मतलब उत्पादन, उत्पादन के बारे में बात हो रही है। तो ये भी फसल बेचने से प्राप्त, हेलो हेलो हेलो, फिर आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता पाई जाती है, तो रवेदार होती है। पहले भी है कि आग्नेय चट्टान है वो रवेदार होती है, दानेदार होती है, ये दिया हुआ है। भी परतें नहीं पाई जाती। हेलो, ठीक ठीक। रात्रि काल में विकिरण तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति है, तो इसमें स्वच्छ आकाश होता है, ठंडी शुष्क वायु होती है, तेज हवा नहीं होती है। तो ये दो सही है, तीसरी लाइन गलत है। तो इसमें पृथ्वी में कौन सी दशा अनुकूल नहीं है, शुष्क वायु होती है, मेघ रहित आकाश होता है, शीतकालीन लंबी रात होती है, अशांत वायु, मतलब ये आंसर इसमें है। तो ये तेज हवा वाले। फिर यहाँ पे देखो, आदर शांत वायु, जाड़े की दीर्घ रात्रि, बादल रहित स्वच्छ आकाश, हिमाच्छादित धरातल। तो ये बातें, ये 3-4 जगह अलग अलग क्वेश्चन दिया था। देखो ये दिया हुआ है शेड्यूल नंबर में, शांत शांत स्वच्छ और ठंडी शीत ऋतु। तो स्वच्छ आकाश, ठंडी शीत ऋतु पूछा है। ये देखो ये सेम इसी को ऑप्शन में बना दिया। तेज हवा नहीं है यहाँ पे, पवन युक्त मेघाच्छादित दिए नहीं है। यहाँ पे देखो तेज हवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मेघाच्छादन आकाश और तेज हवा नहीं, जाड़े की लंबी रात और ठंडी सूखी हवा। तो यहाँ पर देखो जाड़े की मतलब ठंडी और सूखी हवा, ये आंसर है। फिर देखो ये बुक है एन आउटलाइन ऑफ जियोमार्फोलॉजी। तो ये दिया हुआ है आउटलाइन ऑफ जियोमार्फोलॉजी पुस्तक। फिर देखो अनस्टेबल अर्थ, तो अनस्टेबल अर्थ इधर पुस्तक दी हुई है शेड्यूल 7 के 100 नंबर में। द सरफेस हिस्टोरी ऑफ द अर्थ, तो द सरफेस हिस्टोरी ऑफ द अर्थ जो लिखी है पुस्तक दी हुई है शेड्यूल 2 में 55 नंबर क्वेश्चन में। तो 3 इसमें से दी हुई थी, 2 इसमें टेस्ट सीरीज में नहीं दी गई। फिर निम्नलिखित में कौन सा नगर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है, सीबीडी नहीं है। नगर प्रदेश भी कहते हैं, नगरीय पृष्ठ प्रदेश भी कहते हैं, अमलैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे अमलैंड, सिटी रीजन, अर्बन फील्ड, पृष्ठ प्रदेश, ये इसी के नाम है। इनमें से 3 दिए हैं वहां पे। और किस किस विद्वान ने क्या नाम दिया था, किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया, ये भी पूछा गया टेस्ट सीरीज में। लेकिन इनमें से ये 3 नाम वहां पे दिए हुए हैं। फिर राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश 3rd बी में सम्मिलित जिले हैं। तो इसमें कौन से जिले हैं वो दिया है। देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले किस कृषि जलवायु में सम्मिलित है, तो 3rd बी में। तो ये दिए हुए हैं, ये सेम टू सेम लगभग दिया हुआ है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये 3 बुक जो सही है वो दी हुई है। एयर पावर की टू सर्वाइल, सेवर्स की सही है। द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, फ्लोर सही है। द न्यू वर्ड इस सब वुमेन, ये सही है। देखो यहाँ पे दी हुई है द न्यू वर्ड दी हुई है, इस सब वुमेन से संबंधित। फिर एयर पावर की टू सर्वाइवल पुस्तक दी हुई है सेवर्स की। कॉरिडोर्स ऑफ टाइम्स, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम पुस्तक दी हुई है किसकी, पुलियर की। तो 3 बुक जो सही है वो दी हुई है यहाँ पे।
एकांकी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जेनेट डी वेग को जन्म देती है, ये कथन किसने दिया था? यहाँ पे ब्लास, यदि इंग्लिश में आप पढ़ते हो तो ब्लाचे ही आता है लिखा हुआ, इंग्लिश में ब्लास को या आप पढ़ते हो तो ब्लाचे लिखा आता है, उस हिसाब से कई लड़के गलत भी करके आ गए। बिल्कुल इजी था, जेनेट डी वाई ब्लाचे ब्लास ने दिया। जेनेट डी वाई जीवन के प्रकार की संकल्पना आविर्भाव किया है ब्लास ने। भारत में प्रवास के कारणों पर सूचनाओं का समावेश किस जनगणना वर्ष में किया था? 1981 में किया था। ये टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित मानों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये इस प्रकार की क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट कहीं, क्योंकि इसमें तो आंकड़े चेंज करके कोई सा भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे ही आंकड़ों का लगभग यही आंसर का एक यूट्यूब पे जब क्लास ली थी 1 घंटे और 3 मिनट से स्टार्ट करके आप देखना, वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। जो 10-12 वीडियो लाएंगे हैं उनमें ये इस यूट्यूब की इस नंबर पे क्लास पे आपको इसके बारे में बताया गया है। रेडियो साउंड उपकरण है, वायुमंडल के अध्ययन से संबंधित है, ये नहीं दिया था टेस्ट सीरीज में। फिर 2022-23 के राजस्थान के किस जिले में प्रति हेक्टेयर ज्वार उत्पादक सर्वाधिक है? चित्तौड़गढ़ में, ये भी टेस्ट सीरीज में नहीं दिया गया। मंगलम सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है मोडक में, यहाँ रीशेड्यूल 28 का मंगलम सीमेंट मोडक, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मंगलम सीमेंट कहाँ है? मोडक में है, वो ही पूछा गया है। फिर वॉन थुनेन का कर्षीय अवस्थिति की सिद्धांत है, निश्चयवादी है, मानकीय है। देखो नोरोमेटिक है और निश्चयवादी, उसने पहले ही ये निश्चय बताए थे कि एक ही तो बाजार होगा, बाकी कर्षीय क्षेत्र होगा, पूरा क्षेत्र समतल होगा, जलवायु समान होगी, मिट्टी समान होगी, इस प्रकार की निश्चयवादी स्थिति की कुछ मानक बनाए थे उसने, मानकीय थी। तो ये देखो मानकीय से संबंधित नोरोमेटिक अप्रोच के का एक क्वेश्चन दिया था कि वॉन थुनेन का कर्षीय अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रशासनिक दृष्टिकोण, मतलब फिक्स है कि बाहर का कोई भाग व्यक्ति यहाँ पे बेच नहीं सकता, किसान को एक ही बचत है, पूरा प्रशासनिक दृष्टिकोण नोरोमेटिक है वो। तो ये चीज यहाँ पे टेस्ट सीरीज में इतना दिया था। और निश्चित, तो उसने पहले ये निश्चित चीजें बताई थी कि ये होगा तो ये है। मानव भूगोल अस्तर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? कुमारी सैमुअल का है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। तो ये शेड्यूल नंबर 31 में 38 नंबर सेम टू सेम परिभाषा दी हुई है। ट्रांस कनेडियन रेलमार्ग के प्रमुख नगरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम लिखिए, ये डायरेक्ट नहीं था, लेकिन यदि देखा जाए तो एक जगह ये दिया था कि ट्रांस कनेडियन रेलमार्ग या अंटार्कटिक महासागर, अंध महासागर के तट पे स्थित हेलिपेक्स को प्रशांत महासागर के तट वैंकूवर पर कौन से जोड़ता है? उसके आधार पे कि पूर्व से पश्चिम की ओर तो हेलिपेक्स है, लास्ट में वैंकूवर, हेलिपेक्स और वैंकूवर, ये दो ही जिसको पता था उसका आंसर सही हो रहा था। ये इतना ही कि कनेडियन प्रशांत रेलवे जोड़ता है हेलिपेक्स और वैंकूवर के बीच में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे डालने से छूट गया, उसमें इस प्रकार दिया था हमने कि कौन सा रेल मार्ग है जो अंध महासागर के तट पर स्थित हेलिपेक्स को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर को जोड़ता है। तो इस आधार पे ये तो जिनको ये दो चीज पता थी उनका सही हो गया। यदि आराम से पेपर किया है कि प्रशांत महासागर के तट पे वैंकूवर है और अंध महासागर के तट पे हेलिपेक्स है, वो आंसर सही इनके दो के हिसाब से उनका बैठ गया। सुंदर संवेदन में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस तरंग दैर्ध्य का उपयोग नहीं किया जाता? तो जो ये है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और यहाँ पे देखो कि उनका दिया भी है कि किस क्षेत्र को दूर संवेदन में नहीं किया जाता। तो ये एक तो प्राबैंगनी का नहीं किया जाता, प्राबैंगनी से जो कम छोटे होते हैं जैसे गामा अल्फा है उनका भी नहीं किया जाता है। तो इनका जो दृश्य है वो दिया हुआ है, तो प्राबैंगनी से कम मान दिया हुआ। देखो यहाँ जो प्राबैंगनी वाला मान दिया हुआ है, प्राबैंगनी का मान 0.3 से 0.4, इसका ही प्रयोग नहीं किया जाता। तो वो तो मान इससे ही कम दिया हुआ है, वो तो मान इससे ही कम दिया हुआ, उसका भी नहीं
अब देखो दृष्टिगोचर का होता है, अवरक्त का होता है और तापी का होता है, और यही चीजें वहां पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है लेकिन पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे। मैकेंडर की पुस्तक से किस भूगोलवेत्ता ने हृदय क्षेत्र शब्द लिया है? तो मैकेंडर, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज चेंज सही नहीं लिखी थी कि मैकेंडर ने किस भूगोलवेत्ता से, किस पुस्तक से हृदय स्थल शब्द लिया था? जेम्स फेरग्यू। तो यहाँ पे फेरग्यू ने, और किस पुस्तक में थे? तो दी ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पावर में था फेरग्यू ने। ये नहीं दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था। ये एक SM अली ऐतिहासिक भूगोल, पुराणों का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये एक का ही दिया हुआ था, बाकी टेस्ट सीरीज में नहीं दिया। बाकी चटर्जी का भी प्रादेशिक भूगोल में प्रादेशिक अणु कितने थे किए थे वो दिया हुआ है, लेकिन ये बाकी दो नहीं दिए हैं टेस्ट सीरीज में। स्वीडन कृषि शब्द प्रयोग होता है स्थानांतरण कृषि के लिए। यूरोप में नए प्रस्तर युग में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना था? स्वीडन। ये दिया हुआ है। ये नहीं। पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय उत्तर के बीच विसंगति पाई जाती है। ये आपको जो प्लेन टेबल सर्वे करवाया था उसमें टॉपिक में इतना तो दिया हुआ है, भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर एक जगह नहीं है। जो ट्रक कंपास है वो चुंबकीय उत्तर की ओर आकर्षित होता है, वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर आकर्षित नहीं होता है। वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश भौगोलिक ध्रुव कहलाता है, चुंबकीय ध्रुव है उत्तरी कनाडा के पास में है। ये डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन ये चीज बात लिखी हुई है उसमें। विभिन्न काल के आग्नेय चट्टानों में चुंबकत्व भिन्नता पाई जाती है। फिर निम्नलिखित में किस सतह को एल्बिडो का 20% से कम होता है? यहाँ पे देखो जो स्वाध्याय जो एपी ग्रुप है उसमें ये कहाँ किसका कितना होता है, जो चैनल था उसमें डाला गया था कि नम और जो बोई हुई भूमि होती है, ज्योति भूमि होती है, उसमें सबसे कम होता है। मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? हर्टिगटन। देखो यहाँ पे सभ्यता के प्रधान स्रोत, मैन स्प्रिंग एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हर्टिगटन है, ये दिया हुआ है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मॉडल भूआकृति सीमांत जटिल प्रतिक्रिया की संकल्पना पर आधारित है? खंडकालिक अपवर्तन सिद्धांत। ये नहीं दिया हुआ था टेस्ट सीरीज में। पी सेन गुप्ता तथा गेलिना सदास्क्यू ने भारत को कितने प्रमुख संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया था? अब ज्यादातर पुस्तकों में इसमें 7 दिया हुआ है, आपके आंसर 5 माना है, अब 7 दिया हुआ है। ये जो आपको दिए हुए ये बुक्स में दिए हुए हैं, हम 7 के हिसाब से, तो ये मेरे हिसाब से ये आंसर चेंज होगा 7वां, और ज्यादातर बुक्स में यही दिया हुआ है। आप चेक करना, जो हमने टेस्ट सीरीज में दिया था वो ज्यादातर बुक में ये दिया हुआ है, ऑथेंटिक बुकों में दिया हुआ है। तो यदि सही तरीके से डेट लगाई है तो चेंज हो जाएगा ये। फिर निम्नलिखित में कौन सा युग में द्वीप सुमेलित है? आप फिजी द्वीप अवस्थित है अंटार्कटिक महासागर में? नहीं, फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। ये क्वेश्चन रीशेड्यूल 6 के 70 नंबर में दिया हुआ है, और इसी एक के आधार पे ये आपका क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये इस एक के आधार पे ये हो रहा है। और हिंद महासागर में कारगुलेंस गासबर्ग है, वो हिंद महासागर में है, ये दिया हुआ है। कारगुलेन द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। फिर आसियान है, ब्रुनेई आसियान का सदस्य कब बना? दिया हुआ है। CIS कौन से हैं? जो सोवियत संघ वाले देश है वो है, तो उनमें सोवियत संघ में अजरबैजान सोवियत संघ से अलग हो रखा है, वो है नाफ्टा, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है। और लाइया पेरू, जो दक्षिणी अमेरिका का संगठन है लाइया, वो में पेरू शामिल है। तो इस हिसाब से लाफ्टा दिया हुआ है, आसियान दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन बैठ रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किन राज्यों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 10% से कम? अब आंकड़े पता नहीं है, तो ये पता है कि इनमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किन राज्यों की है? तो केरल की है और गोवा की है।
और यहाँ पे देखो केरल और गोवा का सबसे कम वृद्धि दर वाले जो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य हैं उनमें नाम दिया हुआ है। नागालैंड का तो ऋणात्मक है, ये देखो। फिर इनका प्रतिशत भी दिया हुआ है यहाँ पे केरल का। निम्नलिखित उपागमों काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ऊपर अपन देख रहे थे कि मानव भूगोल है, उसमें कौन से शामिल नहीं है, तो स्थानिक विभेदन, स्थानिक संगठन, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, इनके देखो यहाँ पर पूरा इनका कौन कौन सा किस किस टाइम का है, क्षेत्रीय विभेदन कब चला, उत्तर उपनिवेश युग कब आया में क्या हुआ, प्रारंभिक उपनिवेश युग में क्या हुआ, इनका क्रम दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर आराम से क्रम देख सकते हो। ये सेम टू सेम यहाँ पे इनका पूछ लिया, यहाँ पे आपको इनका क्रम पूछा है, यहाँ पे आपको उनका क्रम पूछा हुआ है जो दिए हुए हैं उनका मिलाने थे। इनमें से कौन सा समक्षेत्रफल प्रक्षेप है, तो बोन और सिनुसाइडल है। तो देखो यहाँ बोन प्रक्षेप शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप वाला था, मिलाने शेड्यूल नंबर 52 में दिया हुआ है। फिर निम्न कौन सा कथन ज्यावक्रिय प्रक्षेप हेतु सत्य, ज्यावक्रिय प्रक्षेप भी सिनुसाइडल का हिंदी में नाम है। तो ये समक्षेत्रफल प्रक्षेप है। सभी अक्षांशों पर मापक सही होते नहीं, सभी देशांतरों पर मापक सही होता है। केंद्रीय देशांतर रेखा से दूर वाले क्षेत्रों की आकृति विकृत होती जाती है, ये भी लाइन सही है। तो अक्षांशों पे मापक सही होता है, देशांतरों में मापक सही नहीं होता, केंद्रीय देशांतर पे ही मापक सही होता है। तो ये समक्षेत्रफल प्रक्षेप है, ये दिया हुआ है, 2-3 जगह दिया हुआ है ये। फिर टोलमी ने विश्व मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया गया, संशोधित शंक्वाकार। शंक्वाकार प्रक्षेप किसने दिया, तो टोलमी ने दिया शंक्वाकार, और उसका संशोधित करके फिर मानचित्र बनाया था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का दृष्टिकोण निश्चयवादी था, मतलब प्रकृति मानव पर विजय। रेडजेल द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी की द्वितीय खंड किस पर बल देता है, मानव पर भौतिक वातावरण का प्रभाव। मानव चेंज नहीं करेगा, भौतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव पर रहेगा। और ये दृष्टिकोण क्या कहलाता है, निश्चयवादी दृष्टिकोण कहलाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की बात हो रही है। वर्ग मापक किससे संबंधित है, तलछट के कणों के आकार से संबंधित है। ये टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ था। उदयपुर जिले के बंजारी तथा लक्ष्मी खनन क्षेत्र की खाने देखो, ये अभ्रक क्षेत्र और ये बंजारी और लक्ष्मी, ये तो जिले मिला के आपको तो क्वेश्चन में दे दिया कि बंजारी और लक्ष्मी, तो ये अभ्रक क्षेत्र थे, इनमें बंजारी और लक्ष्मी जयपुर जिले में है। ये क्वेश्चन स्थान थ्योट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छाया क्षेत्र किस जलवायु, तो दक्षिण वाला है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात की हुई है, डूंगरपुर बांसवाड़ा DAW की बात हो रही है, सॉरी CAW की बात हो रही है डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए, CAW। प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यहाँ पर मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। टेलर, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट सीरीज में, रीशेड्यूल 17 का क्वेश्चन नंबर 73। फिर ऑफ शोरिंग गतिविधि संबंधित आंकड़ों के प्रसंस्करण से संबंधित है, ये नहीं दिया हुआ था टेस्ट सीरीज में। फिर निम्नलिखित रोमन भूगोल वेताओं में से किसका योगदान अधिकांशतः भौतिक भूगोल में था। यहाँ पर अभी भी लड़कों का कॉल आ रहा है कि सर इसमें स्ट्रेबो माना गया है, पोलीबियस माना जाना चाहिए। इस यहाँ पूछा गया है रोमन भूगोल वेता, और पोलीबियस है यूनानी भूगोल वेता, पोलीबियस है यूनानी भूगोल वेता, ये रोमन भूगोल का पूछा है। तो रोमन भूगोल वेता जो भौतिक भूगोल के बारे में बात कर रहा है वो स्ट्रेबो ही है। देखो क्वेश्चन दिया था, निम्न में से कौन विद्वान था जो रोमन होते हुए भी अपने ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखे थे, तो स्ट्रेबो के बारे में है। फिर देखो आगे, किस यूनानी विद्वान को भूआकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो पोलीबियस तो कहाँ का है, यूनानी है, और यहाँ पूछा है रोमन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था हमने, निम्न में से किसने भूगोल की चारों प्रमुख शाखाओं, गणितीय भूगोल, ऐतिहासिक, राजनीतिक, गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक को एक साथ समाहित करके
एक संपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना की। इसका मतलब भौतिक भूगोल के बारे में रोमन विद्वान ने किसने चर्चा की थी, किसने लिखा था? तो स्ट्रेबो ने। तो पोलिबियस के बारे में जो लोग कह रहे थे उनको एक बार बुक में देखना चाहिए कि पोलिबियस रोमन नहीं है, वो यूनानी है। रोमन में भौतिक भूगोल के बारे में आपको टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। शेड्यूल नंबर 37 में ये 35 नंबर क्वेश्चन है, ये 38 नंबर है, ये 65 नंबर क्वेश्चन। मौसम की भविष्यवाणी के लिए उपयुक्त है बहुलक। ये क्वेश्चन मैंने डाला था लेकिन मेरे को मिला नहीं। और यूट्यूब की क्लास पे आप देखना, तो मादिक बहुलक की क्लास में देखना आप, 4 से 5 मिनट जहाँ पर हो रहे हैं, जहाँ 4 मिनट और 5 मिनट का वीडियो चल रहा है, उनके बीच में देखना। मैंने बताया है कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए या मौसम पूर्व अनुमान के लिए कौन सा केंद्रीय मूल्य प्रयोग किया जाता है? तो बहुलक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वियना सर्किल के वैज्ञानिक के निर्धारित विज्ञान नियमों से संबंधित है? तो वियना सर्किल का संबंध किस विचार से है? तार्किक प्रत्यक्ष। किसने दिया था? अगस्त काम्टे ने दिया था। तो ये पहले जो क्वेश्चन आए थे उनमें ज्ञान मूल्य मुक्त होना चाहिए, मूल्य मुक्त ने जो निरपेक्ष है मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, मूल्य मुक्त नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद वाले ये नहीं कह रहे हैं। परिकल्पना का परीक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए, अनुभविक होना चाहिए, अनुभव पे होना चाहिए, अनुमान पे नहीं। ज्ञान तत्व मीमांसा युक्त होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ये बातें प्रत्यक्षवाद पे अपन आगे जो क्वेश्चन आया था उसमें दी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी टेस्टरी से हैं। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का से सही उत्तर चयन कीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय पौने ऊपर की ओर गमन करती है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे घाटी समीर होती है, वो पर्वतों की ओर चलती है, दिन में ऊपर की ओर चलती है। देखो घाटी समीर चलती है दिन में घाटी से पर्वत की ओर। फिर हम यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में पवनों के नीचे की ओर गमन को घाटी समीर कहते हैं। नीचे की ओर आती है वो पर्वत समीर ही कहलाती है। पर्वत समीर रात्रि को पर्वत से घाटी की ओर, रात्रि को पर्वत से घाटी की ओर, तो रात्रि को पर्वत समीर कहा जाता है। और ऊपर से नीचे की ओर आती है। भूगोल में नियम है कि पवन जहां से प्रारंभ होती है उसी पे नाम रखा जाता है। स्थल से प्रारंभ होगी स्थल समीर, जल से प्रारंभ होगी जल समीर, पर्वत से प्रारंभ होगी पर्वत समीर, घाटी से प्रारंभ होगी घाटी समीर कहलाती है। तो इस हिसाब से ये समुद्र का पानी सूर्य द्वारा अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होता है। समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, स्थल भाग तेजी से गर्म होता है। तो ये लाइन भी गलत है। ये भी दिन में के समय स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र ही गर्म हो जाता है। समुद्र नहीं होता है, स्थल भाग होता है। और जिसकी उच्च दाब स्थापित होता है जिसके कारण सागर से स्थल की ओर पवनें चलती है। तो ये भी स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र से गर्म और ठंडा होता है। तो स्थल भाग गर्म होता है ज्यादा, न कि। तो ये चीजें यहाँ पर दी हुई है। अलग क्वेश्चनों में क्या क्या स्थिति है तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। फिर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार ठंडी शीत ऋतु के साथ मध्य अक्षांशीय आर्द्र और शुष्क जलवायु का को किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? तो यहाँ पे भी शीत ऋतु है, ये दिया हुआ नहीं था टेस्ट सीरीज में, लेकिन ज्यादा ठंडी है, डी आ रहा है। फिर एप में तो पूरी वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन यहाँ शुष्क और आर्द्र दोनों की बात होती है। एक वर्ष ऋतु में वर्षा होती है, एक शुष्क होती है, तो वो डब्लू के लिए प्रयोग होता है। तो ये आराम से यदि जिसको थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा हुआ था वो कर सकता हूँ। थानथवेट ने 1948 के जलवायु विज्ञान संभाव्य वाष्पन वाष्पोजन की गणना की जाती है औसत मासिक तापमान से। यहाँ पे थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण निम्न कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण शामिल नहीं है, वर्षा की प्रभावशीलता सूचक शामिल है, संभावित वाष्पीकरण और मासिक औसत तापमान। तो इनमें देखो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, मासिक औसत तापमान। और इनको आगे कितने तापीय मंडलों में बांटा गया वो भी दिए थे। भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई?
तो ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ था। बालाघाट मैग्नीज भारत के निम्न किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। देखो भारत का प्रमुख मैग्नीज भंडार निम्न किस स्थानों पर है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में। निम्नलिखित में कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? बेड़च है, कोठारी और मोरेल। देखो 3 जगह क्वेश्चन शेड्यूल में 26 में दिया हुआ है, बेड़च, कोठारी और मोरेल। इस अगले क्वेश्चन में भी दिया हुआ है बेड़च, कोठारी और मोरेल। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में क्रम से ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये वैसे लिंगानुपात आपका यदि सिलेबस देखते हैं तो लिंगानुपात नहीं था दिया हुआ, तो भी ये क्वेश्चन लिंगानुपात से संबंधित पूछ लिया गया। हमने एक क्वेश्चन इससे संबंधित डाल दिया, बाकी लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन नहीं डाले थे, लेकिन कि थोड़ा बहुत कहीं नजदीक पूछा जाए लिंगानुपात से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात में 1000 से अधिक है। एक ही जिला है ये, और वो है पाली। और उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन एक के हिसाब से आपको का सही हो रहा है। बादल जो सामान्यतः या तो उष्मा के हास या अलग अलग तापमानों पर हवाओं के द्रव्यमान के आपस में मिश्रण होने से बनते हैं, स्त्री में कहलाते हैं। ये एनसीईआरटी में की सेम टू सेम लाइन दी हुई है। हेलेनिक प्लेट स्थित है, ये हमने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में ये डाला था कि हेलेनिक प्लेट कहाँ पर है, भूमध्य सागर तथा आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन आप वाले टेस्ट सीरीज में हमने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज में नहीं डाला था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समांतर माध्य के बारे में सत्य है? कई लड़के ये कह रहे थे कि सर ये सहज संबंध विधि में कहाँ उपयोग हो जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी सहज संबंध की विधि है जो समांतर माध्य और परमाणु विचलन पर आधारित होती है? तो कार्ल पीरियसन की विधि, स्पेयरमैन की भी नहीं, कार्ल पीरियसन की विधि है जो इसके आधार पर ज्ञात की जाती है। फिर देखो संकला के सभी मानों पर निर्भर नहीं होता है, ये संकला के सभी मानों पर निर्भर। देखो यहाँ पे लिखा किसी समक श्रेणी का वह मूल्य जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग उनकी संख्या में भाग देने से प्राप्त होता है। ये है प्राप्त मान दशमलव और पूर्ण संख्या में होता है। तो ये यदि आप कैसे भी देखते हो, आपको थोड़े बहुत ध्यान में है कि आप 8 + 4 + 4 यदि आप इनका माध्य ज्ञात करते हो तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 16 में आप 3 का भाग दे रहे हो तो कितना आ रहा है? 5.33 आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। अब यदि आप 8 + 4 + 4 + 4 इनका योग 20 हो रहा है, और 20 में यदि आप संख्या का 4 का भाग दे रहे हो तो 5 आ रहा है, तो पूर्णांक भी आ रहा है, दशमलव में भी आ रहा है, तो ये लाइन भी सही है। यदि थोड़ा सा ही आपको ध्यान में था तो दशमलव और पूर्ण संख्या दोनों में, तो बी और सी। अनुपात और प्रतिशत 100 से कहाँ गुणा करते हैं इसको? कहीं नहीं भी, 100 से × y नहीं, तो प्रतिशत और अनुपात में नहीं आएगा। तो ये बातें प्रवास एक प्रभावी समय के लिए निवास स्थान का परिवर्तन कहलाता है, क्लार्क का है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज में नहीं दिया हुआ था। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही घटता क्रम कौन सा है? सबसे ऊंची इनमें कौन सी है? तो इनमें देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि रघुनाथगढ़ की 1055 दी हुई है, और यहाँ से इसको क्वेश्चन आप देखना, इसका आंसर देखना टेस्ट सीरीज में 49 में कि ऋषिकेश की 1017 बताई हुई है, ऋषिकेश की 1017 बताई हुई है, सुंडा पहाड़ी की 991 बताई हुई है, जयराज की 1090 बताई हुई, रघुनाथगढ़ की 1055, अचलगढ़ की 13। तो उसके हिसाब से रघुनाथगढ़ है वो है सबसे ऊपर, फिर ऋषिकेश है, फिर तारागढ़ की 873 बताई हुई है। उसके हिसाब से आपका आंसर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं, तो टेस्ट सीरीज में 100 के आसपास अपन देखें कि 100 से अधिक तो सेम टू सेम ही है, और 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप उनके आधार पे आंसर सही कर सकते थे। तो 115 क्वेश्चन 140 में से अपनी टेस्ट सीरीज से
उठाए गए हैं। अब आगे जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, और जो लोगों की मांग है, विद्यार्थियों की मांग है, उसके आधार पे ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो फर्स्ट ग्रेड का बैच है वो भी जल्द ही प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।